हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये इस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोग देख चुके थे बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी सक्सेस क्या है, राइट। और जो मेजर लिमिटेशंस थी उसमें हमने देखा था ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ड्वेल नेचर में ऑफ मैटर में भी हमने देखा था दैट एवरी पार्टिकल इन मोशन पजेस वेव करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो वेवलेंथ है वो हम देते हैं लेमडा इज इक्वल टू h/mv से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव करेक्टर भी शो करता है और पार्टिकल करेक्टर भी शो करता है। और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ड्राइव की थी फ्रॉम द डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट वाज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद जो दूसरा सेटबैक था फॉर द बोर्स एटॉमिक मॉडल, पहला तो हमने डिस्कस किया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, जो कि बोर ने नहीं एक्सप्लेन किया था, या जो बोर का मॉडल था दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है जो बोर के मॉडल में नहीं इंक्लूड किया गया था, दैट वाज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आपको लग सकती है, तो बड़े ध्यान से हम इसको समझते हैं। क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, तो पहले इसमें देख लीजिए ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इवन न्यूट्रॉन या एटम्स, मॉलिक्यूल भी आप मान सकते हैं, राइट। और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो बड़े पार्टिकल हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये बड़े पार्टिकल हैं, जैसे कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट, इवन हम लोग, ये सब मैक्रोस्कोपिक में हैं। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। वो किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ साइमल्टेनियसली, का मतलब एक साथ क्या करें, पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सकें विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब है उसमें कोई डाउट ही ना हो, 100% एक्यूरेट वो चीज़ें हो। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आपकी एज कितनी है, तो आप कभी कह देते हैं 5 ईयर्स, कभी कह देते हैं, कोई बच्चा अगर है, या अगर आपको पूछा जाए आप कहेंगे 14 ईयर्स। तो वो जो 14 ईयर्स है वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट, वो एग्जैक्ट नहीं है। आप हो सकता है 14 ईयर्स में 1 मंथ और 2 डेज ऐसा कुछ हो। तो ये जो हमने 14 ईयर्स का है ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं है, उसमें कुछ एरर है। इन द सेम वे अगर मैं आपको कहूँ कि आप कहाँ हो, अपनी पोजीशन बताओ, तो आप मान लेंगे, आप कह लेंगे किसी को, बाहर वाले को, कि मैं रानीखेत में हूँ, राइट, मैं रानीखेत में हूँ। तो रानीखेत में जो आपने कहा है ये एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि रानीखेत एक बहुत बड़ा इलाका है, राइट। रानीखेत क्या है? एक बहुत बड़ा इलाका है, और बहुत बड़े इलाके में, इतने बड़े इलाके में आप कहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं है। या आप थोड़ा इसमें एक्यूरेसी बढ़ा दें तो आप कह देंगे मैं कहाँ हूँ, केवी रानीखेत में हूँ, राइट, मैं केवी रानीखेत में अगर हूँ, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो रानीखेत के कंपैरिजन में बढ़ गई, क्योंकि केवी रानीखेत एक छोटा एरिया है रानीखेत के कंपैरिजन में। अभी भी आपकी पोजीशन में एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि केवी रानीखेत भी आपकी बॉडी के हिसाब से काफ़ी बड़ा एरिया है, राइट। मान लीजिए इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, राइट। तो इस 300 मीटर के डिस्टेंस में आप कहीं भी हो सकते हैं। आपने केवल केवी रानीखेत बोला, आपने नहीं कहा कि मैं क्लास 7th C में हूँ या मैं 11th साइंस में बैठा हूँ, आपने कहा मैं केवी रानीखेत में हूँ, राइट। तो आपकी जो पोजीशन में जो इनएक्यूरेसी है वो क्या है?
अनसर्टेनिटी, इनएक्यूरेसी का मतलब आप अनसर्टेनिटी भी इसको कह सकते हैं। तो आपकी पोजीशन में जो अब अनसर्टेनिटी है वो 300 मीटर की है, तो आप इसको कह सकते हैं प्लस माइनस 300 मीटर की इनएक्यूरेसी है या अनसर्टेनिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि केवी रानीखेत बहुत बड़ा एरिया है आपकी बॉडी के कंपैरिजन में। आप कितना जगह लोगे किसी जगह पे खड़े होने के लिए, आप बहुत कम जगह लोगे, तो उसके कंपैरिजन में केवी रानीखेत एक बहुत बड़ा इलाका है, राइट। तो आपकी पोजीशन में अभी भी अनसर्टेनिटी है, राइट। तो ये मतलब है अनसर्टेनिटी का। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है वो क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, कहाँ पर वो है। और वो जनरली मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, राइट, तो इसको आप एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप दो चीजें एक साथ बताना चाह रहे हो, एक तो पोजीशन और दूसरा मोमेंटम या वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, राइट। तो p इज इक्वल टू होता है m इंटू v, क्योंकि मास तो आपको पता है, एग्जैक्ट मास का वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। बट वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। तो अगर आप पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक चीज हो गई m और v, क्योंकि m में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, तो वेलोसिटी या पोजीशन में हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि आप इन दोनों को एक साथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ आप नहीं मेजर कर सकते हैं बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। अगर आप दोनों को एक साथ मेजर करना चाहेंगे तो आप मेजर कर लेंगे, नो डाउट, बट विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, दोनों एग्जैक्ट सही हों ऐसा जरूरी नहीं है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देख लीजिए। जो पोजीशन है दैट इज डिनोटेड बाय x। अब यहां इक्वेशन में आप देख रहे होंगे दिस इज रिटन एज डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, राइट। तो डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। जैसे मैंने कहा, आप अगर केवी रानीखेत में हैं तो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है, प्लस माइनस 300 मीटर। मान के चलिए, ज़्यादा कम भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। तो आपकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज प्लस माइनस 300 मीटर, राइट। तो ये पोजीशन नहीं बता रहा है, आपको बड़ा ध्यान से समझना है। पोजीशन बताता है x, राइट। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा 2 डायमेंशन में कि x एक्सिस में मैं कितना हूं और 2 यूनिट हूं, ये उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मान लीजिए 2 और 0, क्योंकि y एक्सिस में नहीं है। तो ये इसकी पोजीशन है और ये एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम बता रहे हैं। बट यहाँ जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें ये जो डेल्टा x है ये बता रहा है अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 300 मीटर, फॉर एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी है, मतलब मुझे इतना डाउट रहेगा, राइट। अगर आप रानीखेत का एरिया देखेंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक लिया मैंने रानीखेत और एक लिया मैंने केवी रानीखेत, राइट। तो रानीखेत के अंदर ही केवी रानीखेत है और रानीखेत का एरिया, अगर मैं लेंथ की बात करूं एक जगह से दूसरी जगह, या मैं एरिया भी बता सकता हूं, फिलहाल पोजीशन के हिसाब से मैं लेंथ बता रहा हूं। तो 300 मीटर केवल क्या है आपका केवी रानीखेत है। तो मान लीजिए रानीखेत है 3000 मीटर लेंथ, एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे। तो अगर आप रानीखेत में अपनी कहते हैं कि मैं रानीखेत में हूं, तो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 300 मीटर, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। और अगर कहते हैं मैं केवी रानीखेत में हूं, तो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। मतलब केवी रानीखेत बोलने के बाद भी आप एग्जैक्ट किस प्लेस में हैं ये हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि केवी रानीखेत भी अपने आप में काफ़ी बड़ा एरिया है, राइट। तो ये जो डेल्टा x है ये डिनोट कर रहा है व्हाट, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, और जो डेल्टा p है वो दिखा रहा है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, राइट। तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, आप कहेंगे कि अगर
अगर कभी हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है, मोमेंटम आता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, राइट। तो मोमेंटम मान लीजिए मैं कहता हूँ 5, m का वैल्यू यूनिट kg और v का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की वैल्यू अगर क्या है 5 kg मीटर पर सेकेंड है, ये तो वैल्यू बता रहा है एग्जैक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। बट यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आया होगा। दिस इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से ये कह रहा है कि जो आपके पास कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे उसकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। क्या है, अगर आप डेल्टा x निकालेंगे, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालेंगे, डेल्टा p आप निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, h ओवर 4 पाई से। अब h क्या है, अगेन इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज अ नंबर और पाई क्या है आपको पता है 22/7। तो मतलब हमेशा जो पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो इससे ज़्यादा ही रहेगी, मतलब h ओवर 4 पाई से ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम कभी नहीं होगी। ग्रेटर देन या इक्वल टू, इन दोनों को एक कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया, राइट। हमेशा किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम और क्या है आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी देखेंगे, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इस नंबर से ज़्यादा ही होगा, मतलब इससे कम अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती है। मतलब अगर आप बताओगे भी तो इतनी इनएक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज व्हाट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसको थोड़ा हम और अगर मॉडिफाई करेंगे तो हमने पहले लिखा था डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। अब आपको पता है यहाँ p है, सो p को मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी। अब यहाँ पर p ना होके डेल्टा p है, तो मैं लिखता हूँ डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू वी। डेल्टा क्या है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अनसर्टेनिटी। तो यहाँ देखिए ये आगे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मास में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, वो तो एग्जैक्ट हमें पता है। सो मास को हम बाहर ले आएंगे और ये हो जाएगा डेल्टा v। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं, सो इट इज डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई, और ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई m। सो दिस इज व्हाट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये है। अब इसको थोड़ा हम और समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जो हाइजेनबर्ग्स ने कहा कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो हम समझना चाह रहे हैं, और उसको हम समझेंगे अंडर द टॉपिक फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप देखिए, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर आपने ऑब्जर्व करना है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपने ऑब्जर्व करना है या उसको देखना है, राइट, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही आप देखेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो हम देख नहीं पाएंगे विद नेकेड आई, बिना किसी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर देखना है तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, और किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, लाइट की। आप अंधेरे में कोई चीज़ तो नहीं देख सकते हैं, इवन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को भी देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, अगर वो ल्यूमिनस नहीं है तो, राइट। सो लाइट की जरूरत पड़ेगी, और आगे चल के आप देखेंगे कि जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स, राइट। ये आपके सिलेबस में था बट इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं केवल। जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जिनको हम कहते हैं फोटोन, और जो लाइट है
वो भी क्या करता है, ड्वेल नेचर शो करता है। लाइट भी क्या करती है, ड्वेल नेचर शो करती है। ड्वेल नेचर शो करने के मतलब है लाइट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल। राइट, लाइट को अगर आप नॉर्मली देखेंगे, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के बारे में क्लास 10th में फिजिक्स में, तो वहाँ हम लाइट को डील करते हैं एज अ वेव। बट आगे चल के आप देखोगे, जैसे हमने पढ़ा है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर में, इसी टाइप से ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी है। मतलब लाइट भी क्या करती है, पार्टिकल नेचर शो करती है। और जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ, लाइट का मतलब मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, या कोई भी और आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है। सो दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन छोटे पैकेट को हम कहते हैं फोटॉन्स। और एक फोटॉन की एनर्जी होती है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू। ये हमने आगे भी यूज किया था, राइट, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू क्या है, न्यू इज व्हाट, द फ्रीक्वेंसी। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, तभी हम आगे समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या कहा, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। राइट, और लाइट अपने आप में क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स। और एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। राइट, अब हम आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने कहा कि अगर हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी लाइट की। राइट, और लाइट को उस पर फोकस करना पड़ेगा हमें। जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना है, हमें लाइट को उस पर फोकस करना है। मान लीजिए रात में आप कुछ चीज़ देखना चाह रहे हैं और आपके हाथ में टॉर्च है, तो ऑब्वियसली आप टॉर्च को उस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, तभी आप उसको देख पाओगे। राइट, अपनी आंखों में टॉर्च को पॉइंट नहीं करोगे, जहाँ वो ऑब्जेक्ट है वहाँ आप टॉर्च को पॉइंट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। राइट, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, समझने के लिए बताया गया है। मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन और इसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। राइट, तो जो ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट, तो ये तो इसका ओरिजिनल पाथ है, और हम यही पता करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, हम यही देखना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या कहाँ जा रहा है। तो ऐसा पता करने के लिए हमने लाइट यूज की, और लाइट में क्या होते हैं, फोटोन। तो जैसे ही हमने लाइट यूज की, सो द फोटोन ऑफ दैट लाइट विल स्ट्राइक विद द इलेक्ट्रॉन। राइट, जो फोटोन है लाइट का, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा। और मान लीजिए आपने देखा होगा, आप बिलियर्ड्स भी खेलते होंगे या कोई भी और गेम, तो दो बॉल है सेम साइज की, और आप दोनों, एक स्टेशनरी है या मूविंग भी अगर है, और दूसरी बॉल को अगर आप यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो कॉलिजन के बाद दोनों का डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। isn't it? यही होता है, दोनों सेम मास की हैं और अलग अलग वेलोसिटी से भी अगर आप मूव कर रहे हैं ये दोनों, तो कॉलिजन के बाद दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट है और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। राइट, सो इंसिडेंट फोटोन आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द इलेक्ट्रॉन इट विल गेट स्कैटर्ड, मतलब वो उसकी वो वापस आ गया, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। राइट, और ये एक्सपेक्टेड पाथ था इलेक्ट्रॉन का। बट जब फोटोन का स्ट्राइक हुआ इस पे, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया। राइट, सो लिखा भी है, कॉलिजन कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम टू ऑल्टर एंड इट्स पाथ इज डाइवर्टेड। तो जब कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन के बाद फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो पाथ है वो चेंज हो गया। ये है स्कैटर्ड फोटोन और ये है इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी, और इनका मोमेंटम m इंटू वी भी चेंज हो गया। मास तो चेंज नहीं होगा, बट क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। राइट, अब आप देखिए, अब हम किसको ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली जो डायरेक्शन है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो है क्या। राइट, बट आफ्टर द कॉलिजन वो कुछ और ही हो गया है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बेसिकली हम तो इस पाथ को ऑब्जर्व करने वाले थे, और जैसे ही हमने ऑब्जर्व करने के लिए लाइट यूज की तो उसका पाथ कुछ और ही हो गया, मतलब अनसर्टेनिटी आ गई सिस्टम में। राइट, तो इस वजह से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्या नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ या विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करोगे,
आप उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करोगे ही करोगे, उसको डिस्टर्ब करोगे ही करोगे, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए हम उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हैं। तो जब एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर एक्यूरेसी रही नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट द फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। इसको थोड़ा और हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है आपको पता है? तो ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है, अगर हम if we use light of wavelength lambda to observe any object, right, then the position of electron cannot be located more accurately than plus minus lambda, right। wavelength क्या होती है आपको पता होगा, right। wavelength क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। और अभी अभी मैंने आपको बताया जो लाइट है दैट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, तो उसकी भी कुछ वेवलेंथ होगी, राइट। जैसे आपको पता है जो विजिबल लाइट हम देखते हैं, विजिबल लाइट में क्या आता है? विबग्योर कलर, विबग्योर कलर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। सो ये कलर हैं, 7 कलर हैं विजिबल रेडिएशन में। तो इनका जो वेवलेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 400 टू 700 नैनोमीटर। इतना इनका क्या है? वेवलेंथ का रेंज है। मतलब जो वायलेट है उसका सबसे कम हुआ 400 और जो रेड है उसका सबसे ज़्यादा हुआ 700। ऑलमोस्ट इतना होता है, ऑलमोस्ट इतना होता है, राइट। अब ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी लाइट को यूज करेंगे टू ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट, तो उसमें उसको हम कितना अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी, दैट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इन दिस केस cannot be observed or cannot be located more accurately than plus minus lambda, राइट। मान लीजिए आप रेड लाइट यूज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसकी पोजीशन को आप प्लस माइनस 700 नैनोमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि रेड लाइट से जब आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगी? अनसर्टेनिटी रहेगी, प्लस माइनस 7। और उसी की जगह में अगर आप क्या करते हैं? वायलेट लाइट यूज करते हैं तो प्लस माइनस 400 मीटर नैनोमीटर की क्या रहेगी? इनएक्यूरेसी रहेगी या अनसर्टेनिटी रहेगी। आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए आप रेड लाइट से अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट। रेड लाइट से अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी? प्लस माइनस 700 नैनोमीटर, राइट। अब देखिए जो आपका फ्रेंड है दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। वो क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब काफी बड़ी बॉडी उसकी है, या जो भी हम उसको क्लियरली देख पाते हैं, तो उसमें प्लस माइनस 700 नैनोमीटर की अनसर्टेनिटी रहेगी। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो प्लस माइनस 700 नैनोमीटर है वो एक बहुत छोटा नंबर है। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 700 नैनोमीटर इज इक्वल टू 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो बहुत छोटा नंबर ये है। उतनी इनएक्यूरेसी का या उतनी अनसर्टेनिटी का डेली लाइफ में कोई मतलब है ही नहीं, राइट। तो सीधा सीधा हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आप देखिए, हमने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रेड लाइट, तो क्या रहेगा? प्लस माइनस 700 नैनोमीटर का क्या रहेगा? इनएक्यूरेसी रहेगा। प्लस माइनस 700 नैनोमीटर का क्या रहेगा? इनएक्यूरेसी रहेगा। और अगर मैं वायलेट लाइट से ऑब्जर्व करूंगा तो प्लस माइनस 400 मीटर का क्या रहेगा? इनएक्यूरेसी रहेगा। ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करूं, राइट। फिर से सुन लीजिए, अगर मैं पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोअर वेवलेंथ का लाइट यूज करना पड़ेगा,
मुझे लोअर वेवलेंथ का लाइट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब रेड के कंपैरिजन में अगर मैं वायलेट से यूज़ करूं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, प्लस माइनस 700 नैनोमीटर से अब रहेगी प्लस माइनस 400 नैनोमीटर। प्लस माइनस 700 नैनोमीटर से अब इसकी पोजीशन में कितनी रहेगी अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस 400 नैनोमीटर। मतलब ज़्यादा एक्यूरेट हो गया कंपैरेटिवली पोजीशन में। अब आप देखिए इसका असर क्या पड़ता है। इसका असर ये पड़ता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ, इसका मतलब है द शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर इज द एक्यूरेसी इन द पोजीशन। ये ठीक हो गया। अब इसका दूसरा असर क्या पड़ता है वो आप देखिए, ठीक है। द फोटोन्स ऑफ रेडिएशन, द फोटोन्स ऑफ रेडिएशन, the photons of radiation of smaller wavelength will have higher momentum। देखिए रिलेशन है, रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, राइट। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक और रिलेशन में आपको बता रहा हूं, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। एक और रिलेशन में आपको बता रहा हूं, E इज इक्वल टू H न्यू। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और जो मोमेंटम है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जो वेवलेंथ है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, राइट। इतना समझ में आया आप लोगों को, राइट। अब आप देखिए हमने कहा पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं छोटा वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहा हूं, और जब मैं छोटा वेवलेंथ का लाइट यूज करता हूं तो यहां मोमेंटम बढ़ जाता है, और मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू V। और मोमेंटम बढ़ने का मतलब है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी जब बढ़ेगी किसकी, फोटोन की, लाइट के फोटोन की, तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा टू इलेक्ट्रॉन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एक और तरीके से आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये है 1 एक बॉल है और 2 एक बॉल है, राइट। ये इससे स्ट्राइक कर रहा है विद 100 मीटर पर सेकेंड। फिर अगेन ये 1 बॉल है और ये तीसरा बॉल है 3, ये स्ट्राइक कर रहा है विद 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये 500 वाला इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा, 100 मीटर पर सेकेंड के कंपैरिजन में जो 500 मीटर पर सेकेंड वाला जो कोलिजन है वो 1 वाले बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, मतलब ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, और इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद ज़्यादा बढ़ेगी। और वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई का मतलब अब हमको ये मेजर करना और मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो दिस विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड विल रिजल्ट इन ग्रेटर अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी और मोमेंटम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, राइट। स्मॉलर वेवलेंथ का जो फोटोन है विल हैव हायर मोमेंटम, राइट। उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ विच विल बी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा मोमेंटम किसको ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, right, and this will change the velocity of the electron and will result in greater uncertainty in the velocity और momentum। इसका क्या मतलब हुआ, हमने दो चीजें देखी, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश कर रहा हूं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जा रही है। यही तो हुआ है इस एग्जाम्पल में। अगर मैंने क्या किया, मोमेंटम में मैंने क्या कहा, अगर हम पोजीशन में डेल्टा एक्स को कम करना चाह रहे हैं, लेस करना चाह रहे हैं, तो अपने आप से नेचुरली डेल्टा वी या डेल्टा पी क्या हो जा रहा है, मोर हो जा रहा है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स कितना है, ग्रेटर देन h/4 पाई, इससे बड़ा ही है। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। अगर आप डेल्टा पी को बढ़ाएंगे तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, डेल्टा पी को घटाएंगे तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। सो ये वाइस वर्सा भी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो नेचुरली क्या हो रहा है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। इसका उल्टा क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ, हायर वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहा हूँ, पहले हमने लोअर के लिए किया था, अगर मैं हाई वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहा हूँ, मतलब 500 या 700 नैनोमीटर, तो उसमें क्या होगी, इनएक्यूरेसी होगी, ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, राइट। सो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो P में क्या होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी। लैम्डा में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो P में क्या होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक बार हम कंक्लूड करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज व्हाट, द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है, वी कैन नॉट डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू obtain an accurate value of both the position and momentum for microscopic particle। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम दोनों को विद एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नेचर का लिमिटेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज व्हाट, द लिमिटेशन, फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर। और इसको हम और समझते हैं दैट डेली लाइफ में ये प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। डेली लाइफ में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो डेली लाइफ में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों ऐसा है, देखिए, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और हमने कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो जब इस पे लाइट पड़ेगी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, तो ये अपनी पोजीशन या वेलोसिटी को चेंज करने वाला नहीं है। जबकि यहाँ ऐसा होगा, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉल है, अगर आप उसको अंधेरे में ढूंढ रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च, तो जैसे ही टॉर्च की लाइट उस बॉल पे पड़ेगी, बॉल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो वहीं रहेगा। जो लाइट के फोटोन है वो इतने हल्के हैं कि वो बॉल की पोजीशन या उसकी वेलोसिटी, अगर वो रेस्ट में भी है तो उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं, राइट। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है, राइट। या अगर आप अपने फ्रेंड को अंधेरे में ढूंढ रहे हैं और अगर आपने उसकी तरफ टॉर्च पॉइंट किया और वो एक जगह में बैठा है, तो लाइट के फोटोन उसको स्ट्राइक करके उसको उसकी जगह से उठा नहीं देंगे जब तक वो अपने आप ऐसा नहीं चाहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द डेली लाइफ सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमने क्या कहा, इन डेली लाइफ दिस प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस। और ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज वी कैन कम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट। डेली लाइफ में हमारे आसपास क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द ऑब्जेक्ट which can be observed with naked eyes, right, without altering their motion. The position and velocity of these objects can be determined with absolute accuracy, right. In these cases, during the interaction between the object and the measuring device, the changes in the position and velocity are negligible. वही जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया बॉल का और आपके फ्रेंड का, उन पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस वाज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक और फाइनल बात हम कह रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो ये है कि अगर आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है और आप उसके लिए कोई लाइट यूज करेंगे, तो ये लाइट क्या करेगी, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। डिस्टर्ब करने का यहाँ पर मतलब है उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। बिना डिस्टर्ब किए उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो इसका एक डेली लाइफ में एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, बट आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपने कभी तालाब में मछली पकड़ा है, अगर फिश अगर आपने पकड़ा है, तो शांत पानी में भी अगर फिश है और जैसे ही आप पानी में उतरेंगे, ये फिश क्या हो जाएगी, अपनी जगह से इधर उधर चले जाएगी, राइट। इसका मतलब है हम मछली को बिना उसे डिस्टर्ब किए हुए पकड़ ही नहीं सकते हैं, और कभी भी आप ऐसे हाथ डाल के पानी में से मछली नहीं निकाल पाएंगी। तो उसके लिए कुछ और टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं, राइट। तो मतलब बिना डिस्टर्ब किए आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं।
इन द सेम वे बिना डिस्टर्ब किए हुए हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या उसके वेलोसिटी को मेजर कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज दिस मच, राइट। h इज दिस मच एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। तो आपको क्या निकालना है, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी, मतलब यू हैव टू फाइंड डेल्टा एक्स, दिस इज टू बी फाइंड आउट, राइट। और आपको क्या दिया है, आपको अनसर्टेनिटी दिया है वेलोसिटी में, डेल्टा वी आपको दिया है, दिस इज व्हाट 5.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना अनसर्टेनिटी दिया है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें इक्वलिटी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें लगा है साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू कहता है द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड वेलोसिटी, इन दोनों में अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा h/4πm से ज़्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम इतना होगा। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद इक्वल टू, तभी आप निकाल पाएंगे, राइट। तो यहाँ से फिर ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, और डेल्टा एक्स डेल्टा वी की वैल्यू रखिए, एच की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आप निकाल देंगे, राइट। तो उसका यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि पोजीशन है, राइट। इन द सेम में दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। हमें अगेन क्या करना है, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड आउट करनी है। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.001% पहले केस में, और दूसरे केस में है 0। अगेन आपको दिया है h की वैल्यू दी है, मास की वैल्यू दी है, और यहाँ पर v की वैल्यू दी है, राइट। अब कह रहा अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.001%, ये अनसर्टेनिटी है। परसेंट किसका होगा, ओरिजिनल वेलोसिटी का होगा। तो डेल्टा वी पहले केस में अगर मैं रखूं तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 0.001% का मतलब बाई 100, और किसका, जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.001%। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये डेल्टा वी आ जाएगा। फिर आप डेल्टा एक्स निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से पार्ट 1 आ जाएगा। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज व्हाट, 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में 0 है का मतलब वेलोसिटी इज मेजर्ड विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, यही तो मतलब हुआ, कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, जो हम वैल्यू बता रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। किसकी बात ये हो रही है, ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। सो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, इट इज मेजर्ड विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम दोनों को नहीं मेजर कर सकते हैं विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तो अगर v एब्सोल्यूट एक्यूरेसी है तो x क्या होगा, देखिए। सो डेल्टा x इज इक्वल टू हो जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा v, और यहाँ डेल्टा v 0 हो गया, अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो h/0 या एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा इनफाइनाइट, राइट। तो ये वही बात होगी, अगर हमने एक को पूरा फिक्स कर दिया तो एक को पूरा हमने सर्टेन कर दिया तो दूसरे में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हम दिया गया बाद में, क्योंकि बोर मॉडल्स की कई सारी लिमिटेशन थी, वो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है,
वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन सब खामियों को दूर करने के लिए एक नया अप्रोच लॉन्च किया गया या नई थियरी लॉन्च की गई जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और ये आपके सिलेबस में केवल इंट्रोडक्शन ही है और आगे चल के आप पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में, राइट। तो थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन केवल देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स, किसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं? जहां न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इनको हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। मतलब जो मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं उनके लिए जो एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं, राइट। सो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इट इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, राइट, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक है, विच डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको इतना यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसके साथ डील करता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करता है, क्योंकि वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो न्यूटन के लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, राइट। और क्योंकि जो एटम है वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत डिटेल में आपके पास नहीं है, केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, तो उतना ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए है क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को नहीं देखता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को कंसीडर करते हैं, राइट। सो क्वांटम मैकेनिक्स कंसीडर द ड्वेल कैरेक्टर ऑफ मैटर, दैट इज वेव कैरेक्टर, राइट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स बोलिए या क्वांटम मैकेनिक्स बोलिए, एक ही बात है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दीज आर एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दीज आर एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। तो ये दिया था आपने, या सॉरी ये प्रोफाउंड, इट वाज प्रोफाउंडेड बाय श्रोडिंगर, राइट। और इन्होंने क्या किया, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम को अगर हम वेव मैकेनिक्स से समझना चाहेंगे तो हाइड्रोजन एटम क्या है? न्यूक्लियस, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सिस्टम हमारे पास हो गया। तो क्या किया जाता है वेव मैकेनिक्स में, इस सिस्टम के लिए एक इक्वेशन फॉर्म की जाती है। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा देखने में, मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस सिस्टम के लिए एक इक्वेशन फॉर्म की जाएगी जिसको हम कहेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस केस में मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बताई है, राइट। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और फिर हम बता पाएंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस सिस्टम की, राइट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने का तरीका है h कैप psi is equal to E psi. This is h cap, this is psi, this is E and this is again psi. तो क्या है? h cap psi is equal to E psi. बहुत अजीब आपको ये लग रहा होगा देखने में, बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा जितना आपकी जरूरत है फिलहाल के लिए, राइट। तो h कैप क्या है? यहाँ पर एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर, राइट। तो जब इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लगाते हैं वेव फंक्शन पे, राइट, जब हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम लगाते हैं वेव फंक्शन पे, तो ये क्या करता है? आपको एनर्जी देता है और साथ में वेव फंक्शन। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कोई नंबर है 5, तो इसमें हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगाया और यहां लिख दिया 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20। तो ऑलमोस्ट वैसे ही है ऑपरेटर। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हमने लगाया है ये क्या करता है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करता है। अगर मैं यहां लिख देता 4 + 5 तो ये हो जाता 9, यहां ऑपरेटर चेंज हो गया। मैं लिख दूंगा 4 - 5 तो ये हो जाएगा -1, राइट। तो इस ऑपरेटर की वजह से यहां जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, राइट। तो इन द सेम वे ये जो H ऑपरेटर है ये क्या करेगा? एनर्जी मेजर करेगा। तो जब इस H ऑपरेटर को मैं इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब वेव फंक्शन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। हमने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में चलता है? वेव फॉर्म में चलता है।
तो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या कह रहे हैं, वेव फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय साई। और वेव मैकेनिक्स में अगर आपको एक बार साई मिल गया तो हम उससे रिलेटेड कोई भी चीज उस सिस्टम से रिलेटेड हम निकाल सकते हैं, राइट। आगे हम साई को और डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें किसी सिस्टम में, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में साई हमने फाइंड आउट किया, तो उस साई पे आप एनर्जी का ऑपरेटर लगाओ, उस साई पे आप मोमेंटम का ऑपरेटर लगाओ, उस साई पे आप वेलोसिटी का ऑपरेटर लगाओ, उस साइड पे आप एंगुलर मोमेंटम लगाओ, कोई भी ऑपरेटर लगाओ, आपको वो मिल जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं इसको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के सेंस में कहूँ तो ये लगभग वैसा ही है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपने उसका वेट मेजर करना है तो पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तभी आप उसका वेट मेजर कर पाएंगे। इन द सेम वे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आप इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तो मेजरिंग मशीन के ऊपर नहीं रख पाएंगे, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, साई। जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है उस केस में हमें फाइंड आउट करना है साई, द वेव फंक्शन। तो वो जब हमें मिल गया तो हम उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो क्या है, अब आगे देखिए। जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो मैंने क्या कहा, ये जो सोल्यूशन है ये देता है पॉसिबल एनर्जी स्टेट। हमने लिखा था एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, राइट। द सोल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी लेवल, जिनको हम कहते हैं E1, E2, E3, दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, एंड दीज वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ये लगभग वैसा ही है जैसे हमने कहा था शेल एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल। यहाँ एनर्जी हो गई E1, यहाँ एनर्जी हो गई E2, यहाँ एनर्जी हो गई E3, राइट। तो जिनको बोर ने कहा था दैट वी कैन मेजर दीज एनर्जी विथ सर्टेनिटी, राइट, जो कि आगे चल के जो गलत साबित हुआ था। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, E1, E2 एंड E3, राइट। ये है एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट। और इसके साथ साथ यहाँ जब E1 है तो यहाँ वेव फंक्शन होगा psi1, यहाँ वेव फंक्शन होगा psi2, यहाँ वेव फंक्शन होगा psi3। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में कुछ और वेव फंक्शन, सेकंड एनर्जी लेवल में कुछ और वेव फंक्शन, और थर्ड एनर्जी लेवल में कुछ और वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन और एनर्जी आए हैं ये कहाँ से आए हैं, बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके साथ साथ जब हम इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, सो वी गेट द वेव फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। जब हम इस वेव फंक्शन और इस एनर्जी वैल्यू को निकालते हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो हमें 3 नंबर और मिलते हैं जिसको हम कहते हैं N, L और ML, एंड दीज आर कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, तो हमें केवल इतना पता होना चाहिए ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये कहाँ से आए हैं। दीज आर obtained as a natural consequences in the solution of Schrödinger wave equation for hydrogen atom। जब हमने Schrödinger wave equation को सॉल्व किया है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो 3 नंबर हमें मिलते हैं एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, मतलब इनको सॉल्व करते हुए हमें मिलते हैं। और इनको सॉल्व करना फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप पढ़ेंगे एटलीस्ट इन द ग्रेजुएशन, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा क्यों है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सो हमें इतना पता होना चाहिए दैट दीज क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सो N, L एंड ML ये क्या है, 3 क्वांटम नंबर हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है। थोड़ा हम देख लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है साई का, राइट। जो साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। देखिए साई का अगर हम स्क्वायर करेंगे, साई क्या है, वेव फंक्शन, साई का स्क्वायर हम करेंगे सो इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। सो साई स्क्वायर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड साई इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है साई स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी
वो क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, और यहाँ पर जनरली हम बोलते हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपने क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो साई स्क्वायर डिनोट करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट, राइट। सो साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, 0.9 है, तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, और साई स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या है, कम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब है वहाँ पर नहीं है, और 1 का मतलब है एब्सोल्युटली वहाँ पर है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स और इन वेव मैकेनिक्स जो साई है उसकी वैल्यू ना तो 0 होगी ना तो 1 होगी, और 0 1 होगी मतलब ये किसका वायलेशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, क्योंकि हम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी तो बता ही नहीं सकते हैं, राइट। सो साई स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। मतलब अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहूं कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेस में नहीं है, तो ये भी तो मैं एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन वहां है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। और अगर मैं ये कहूं विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इलेक्ट्रॉन यहां है, सो इन बोथ द केसेस दिस इज व्हाट द वायलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ चीजें बता ही नहीं सकता हूं, राइट, बिकॉज दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो साई स्क्वायर केवल क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, राइट। और साई क्या होगा, इट इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एम्पलीट्यूड, राइट। सो हाई वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर डिनोट्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, while low value of psi square denotes low probability of finding the electron। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, right। So this quantum mechanical model of the hydrogen atom successfully predicts all the aspects of hydrogen spectrum and other phenomena which could not be explained by the Bohr model। इसका मतलब है जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है वो हमारे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही है, और जो भी लिमिटेशन थी बोर एटॉमिक मॉडल की उन सब को सॉल्व करता है कौन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बिकॉज इट इज इन अकॉर्डेंस विद द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम बता सकते हैं सर्टेनिटी के साथ किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी यहाँ से डिस्टेंस, इवन रेडियस भी हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो इन सब कमियों को दूर करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी हमारे पास है नहीं, वो फिजिक्स में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो गया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा लंबा चैप्टर ये है, और जो भी इस में अभी बच गया है वो हम आगे वाले सीरीज में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर